देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे उन फ्लैट्स की या फिर उन प्रोजेक्ट्स की जो अभी तक पूरे देश में अटके हुए हैं। देश के 42 शहर ऐसे हैं जहां पर 5,08,000 यूनिट्स के साथ लगभग 2,000 आवासीय परियोजनाएं अटकी हुई हैं। 5 लाख फ्लैट्स अदर में अटके हुए हैं जिनका भविष्य क्या है ये पता नहीं। 42 शहरों में 5,08,000 यूनिट्स के साथ लगभग 2,000 आवासीय परियोजना अटकी हुई है। डेटा एनालिटिक्स कंपनी प्रोप्राइटी के अनुसार इसका मुख्य कारण डेवलपर्स द्वारा वित्तीय कुप्रबंधन और क्रियान्वयन क्षमताओं की कमी है। प्रोपाइक्विटी के आंकड़ों के अनुसार 1,981 आवासीय परियोजनाएं रुकी हुई हैं, जिनमें घरों की कुल संख्या 5,08,000 है। इन रुकी हुई परियोजनाओं में से 1,636 परियोजनाएं 14 पहली श्रेणी के शहरों में हैं, जिनमें 4,31,946 यूनिट्स रुकी हैं। 345 परियोजनाएं 28 दूसरी श्रेणी वाले शहरों में हैं, जिनमें 76,256 यूनिट्स है। इसमें यह भी बताया गया कि रुकी हुई यूनिट्स की संख्या बढ़कर 5,08,202 हो गई है, जो 2018 में 4,65,000 लगभग थी। प्रोपिक्विटी के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह कहना है कि रुकी हुई परियोजनाओं की समस्या और उसके बाद उनमें वृद्धि, डेवलपर्स की निष्पादन क्षमताओं की कमी, नकदी प्रवाह के कुप्रबंधन और नए भूखंड खरीदने या फिर अन्य कर्ज चुकाने के लिए धन के उपयोग के कारण है। प्रोपिक्विटी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में 74,645 यूनिट्स और भिवाड़ी में 13,393 फ्लैट्स अटके पड़े हैं। कहां कितने फ्लैट्स फंसे हैं, पहले आपको उन शहरों के नाम बता रहे हैं और उसके बाद इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में 158 प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, कुल 52,509 फ्लैट्स हैं। इसी तरह नोएडा की अगर बात करें तो 103 प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, जिनमें कुल फ्लैट की संख्या 41,438 है। गाजियाबाद में 50 प्रोजेक्ट्स हैं फ्लैट, फरीदाबाद में 16 प्रोजेक्ट हैं 7,760 जिसके फ्लैट की संख्या है। नई दिल्ली में एक प्रोजेक्ट के साथ 900 फ्लैट फंसे हुए हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 234 प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं, जिनमें 37,883 फ्लैट हैं। नवी मुंबई में अटके पड़े प्रोजेक्ट की संख्या 125 है, जिनमें 28,466 फ्लैट हैं। ठाणे में 57,520 यूनिट के साथ 186 प्रोजेक्ट और पुणे में 24,129 यूनिट्स के साथ 172 प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। बेंगलुरु में 225 प्रोजेक्ट के साथ 39,908 फ्लैट, कोलकाता में 82 प्रोजेक्ट्स के साथ 24,174 फ्लैट्स, चेन्नई में 92 प्रोजेक्ट्स के साथ 21,867 फ्लैट और हैदराबाद में 25 प्रोजेक्ट्स के साथ 6,159 फ्लैट अटके पड़े हैं। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये परियोजनाएं क्यों अटकी हुई हैं, जिनके साथ बड़ी संख्या में फ्लैट्स अटके हुए हैं, जिनकी कुल संख्या आपको शहरों के हिसाब से भी बताया कि किस तरह से जो फ्लैट्स हैं 5 लाख फ्लैट्स जो आपको आंकड़ा बताया था वो कैसे डिवाइड है और कितनी परियोजनाएं जो है वो अटकी हुई है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता भुगतती है। और एक बड़ा कारण यही बताया जा रहा है, जो डेटा एनालिटिक्स कंपनी है उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं डेवलपर्स का कुप्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है, उनके क्रियान्वयन की जो क्षमताएं हैं उसमें जो कमी आ रही है वो इसके लिए जिम्मेदार है। जो धन उन्हें जहां लगाना चाहिए वहां न लगा के वो किसी और चीज में या कोई और जो कि खरीदने में लगा रही है। तमाम चीजें जो हैं वो इन प्रोजेक्ट्स, इन परियोजनाओं के अटकने के पीछे जिम्मेदार है। लेकिन बड़ा आंकड़ा है जिसमें नोएडा में सबसे ज्यादा। और चलिए बातचीत इसी पर करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कारण है इतने फ्लैट्स, इतनी परियोजनाएं अटकी हुई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ गए हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और शुरुआत आपसे इसी के साथ करना चाहेंगे। देखिए एक बड़ा आंकड़ा है, 5,08,202 फ्लैट्स अटके हुए हैं पूरे देश की। अगर हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले ही शहरों को लेकर भी हमने बताया कि किस तरह से किस शहर में जो है फ्लैट्स अटके हुए हैं, लेकिन क्या कारण है इसके पीछे का, किस चीज में कमी आ रही है, क्यों इतनी परियोजनाएं अटकी हुई हैं और क्यों इतने फ्लैट्स अटके हुए हैं? नमस्कार रिशिका जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार करना चाहूंगा। आपने आज जो एक मुद्दा उठाया है ये बहुत अच्छा मुद्दा है और फ्लैट का। इस पे मैं जो आपको एक प्रकाश डालूंगा तो इसमें जो रीजन है वो सिंपल सा ये है कि जो प्रबंधन की जो बात कर रहे हैं वो तो डेफिनेट सी बात है कि एक रीजन है ही है, लेकिन उससे बड़ा रीजन जो है वो गवर्नमेंट का है, हम्म। अथॉरिटीज का है।
आप नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा को आप लेके चलिए, यहाँ पर पूरी की पूरी डेवलपमेंट जो है अथॉरिटी करवाती है, राइट। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि कोई एक बिल्डर है, उसने जो है फंड इकट्ठा करके जो है एक जमीन लिया, एक प्लॉट लिया, जो कि आवंटित होता है अथॉरिटी से, हम्म। राइट। हम्म। अब एक एक दौर वो था जब आप याद कीजिए कि ग्रेटर नोएडा या गौतम बुद्ध नगर जो डेवलप करवाया वो मायावती के टाइम पे डेवलप हुआ है, और वहां पर उस टाइम पे बिल्डर और सरकार के बीच एक ऐसा कॉकटेल होता था कि डेडली कॉम्बिनेशन होता था। और चलिए, शायद संपर्क उनसे टूट गया है, उनको वापस दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे संपर्क को। लेकिन उसके पहले ये जो तमाम, जिस तरह से अभी संदीप जी बता रहे थे, अभी वो वापस जुड़ेंगे तो अपनी बात पूरी जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे डेवलपर्स के साथ साथ जो परियोजनाएं हैं वो भी जिम्मेदार हैं, और नोएडा और ग्रेटर नोएडा की वो बात कर रहे थे, क्योंकि तो यहाँ पर जिस तरह से कहीं ना कहीं ये भी कह ले कि लापरवाही भी एक तरह से देखी जा रही है। 2000 परियोजनाएं अगर लटकी हुई हैं तो क्यों इस तरह के काम किए जा रहे हैं? अगर जैसे कि हमने पिछले दिनों भी चर्चा में लिया था, रियल एस्टेट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जब रेरा की बात आती है, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, एमपी हो, कहीं भी हो, तो रेरा उस परियोजना को अटका देती है। क्यों? क्योंकि जो सारी परमिशंस हैं वो ऐसे लोगों के पास नहीं होती हैं, उनके पास पूरी परमिशन नहीं होती। क्योंकि एक रूल है, रेरा जब किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी परियोजना को अप्रूव करती है तो उसके पास कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम चीजें सामने आती हैं उन उन चीजों को लेकर, क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उस पर डालने पड़ते हैं पोर्टल पर, और कोई एक अगर डॉक्यूमेंट भी रह जाता है तो उसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अटक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संदीप जी ने जैसा कि कहा था, हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं, कि अथॉरिटी भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। संदीप जी, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, बात को पूरा कीजिए, फिर मैं अगले सवाल की ओर बढ़ूंगी। जी 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 जरूर। जैसे कि मैंने कहा कि आज की डेट में रेरा की जो बात अभी आप कर रही है, रेरा तो अभी आया है। जहाँ जहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी वहां पर लॉजिकल ये था कि अगर आप प्लॉट्स दे रहे हैं, आवंटित कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टोटल अथॉरिटी की बनती है, सरकार की बनती है। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि इन्हें प्लॉट तो आवंटित करते थे, और वो भी जो कुछ परसेंटेज पे 10%, 15% कोई पैसा लेकर बिल्डरों को अलॉट कर दिया गया। उसके नाम पर इन्होंने मार्केट से मोटी फंडिंग उठा लेते हैं, और वो पैसा डाइवर्ट कर दिया जाता है दूसरे प्रोजेक्ट पे। ऐसे ऐसे बिल्डर हैं ऋषिका जी, जैसे हम बात करें अम्रपाली की बात करें या सुपरटेक की बात करें, ऐसे ऐसे बिल्डर हैं कि जिनके नाम पे एक टाइम पे था कि उनका नाम है तो जबरदस्त बिल्डर है, बड़े बिल्डर हैं, लेकिन इनकी स्थिति क्या है कि डिलीवरी इनकी हुई नहीं, आम आदमी उसमें कुछता रहा, और गवर्नमेंट और अथॉरिटी खामोश होकर बैठ के देखती रही। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे सोचिए कि आपका कंट्रोल क्यों नहीं था, आपने इसको निगरानी क्यों नहीं रखी कि वो जो पैसा मार्केट से उठा रहे हैं वो उस प्रोजेक्ट में क्यों नहीं लगाया जा रहा है। अब इस तक पे काम करके आज के डेट में इन्होंने रेरा वगैरह बना रखा है, लेकिन मुझे भी लगता है कि रेरा भी बहुत ज्यादा प्रभावी है आज की डेट में। और जो बड़ी संख्या संदीप में जी, आप ठीक कह रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि रेरा तो अभी आया है, और अगर रेरा की हम यहाँ पर बात भी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में रेरा को लेकर कई सारी चीजें भी सामने आ रही हैं। रेरा की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे कि आपने कहा कि बहुत समय पहले से अथॉरिटी की ओर से, क्योंकि ये सारी चीजें संचालित की जाती हैं, तो वहां पर मॉनिटरिंग, निगरानी की कमी होती है, उस वजह से ये सारी चीजें सामने आती है। लेकिन रेरा की भी अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो रेरा के पास जिन चीजों की परमिशन नहीं है, वो परमिशन की बात करके रेरा भी कई सारे प्रोजेक्ट्स को अटका रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई सारी जिसमें पीएम आवास भी शामिल है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी रेरा ने अटका कर रखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, और जिस तरह से आप मॉनिटरिंग और निगरानी की बात करें, तो ये तमाम चीजें इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बनती है, और कहीं ना कहीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई कमिट करने के लिए कहा जाए तो मैं सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानता हूँ, क्योंकि एक आम जनता जो है वो सरकार के ऊपर आश्रित होती है। सरकार ने जो है एक बॉडी बना रखी है, बॉडी का काम था उसको निगरानी रखना, इसका इसका पूरा सिस्टम बनाना। आप उस समय अच्छा इतनी बड़ी डेवलपमेंट आपने करवा दिया, और कई लाखों करोड़ रुपए की लूट गई, मैं तो लूट बोलूंगा। बिल्डर्स लोगों ने लूट मचाई है,
और आपसे एक बात बताइए कि कोई भी जो आम इन्वेस्टर है जिसने एक फ्लैट पे पैसा लगाया, वो किसके भरोसे लगाया? वो इस भरोसे लगाया कि अथॉरिटी ने ये प्लॉट अप्रूव कर रखा है और उसपे इस बिल्डर को यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए परमिट कर रखा है। तो सरकार के भरोसे उसने किया, लेकिन उसे मिला क्या? ऋषिका जी, यहाँ से मैं एक कदम और आगे बढ़ा के आपको बताता हूँ। आप तो वो बता रही है जिनका प्लॉट ऑलरेडी, जिनके फ्लैट मिले ही नहीं, ठीक है ना? मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनके फ्लैट्स मिले, आज तक उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई। जानती क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो है पैसा बकाया है। पैसा किसका बकाया है? बिल्डर का। एक आम पब्लिक, उसने सारे पैसे दे दिए, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन रोक दी गई है क्योंकि ड्यूज बाकी है अथॉरिटी के। उन आम इन्वेस्टर की क्या गलती है? वो तो सारे पैसे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैं सीधे सीधे आरोप कह लीजिए या जो भी मेरे अकॉर्डिंग कहिए, तो इसके लिए सरकार, गवर्नमेंट और अथॉरिटी भी रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें मैंने बताया कि एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है अथॉरिटी का, बिल्डर का और सो कॉल्ड नेता एंड जो रूलिंग पार्टीज होती हैं, क्योंकि बड़ी फंडिंग यहाँ से होती है कुल मिला के उसके लिए, आपके लिए इलेक्शन के लिए। ये सभी जानते हैं। ठीक है, देखिए सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गवर्नमेंट पर क्योंकि भरोसा आम जनता का होता है कि अगर कहीं नहीं तो प्रशासन शासन के पास जाएंगे और फिर उनकी तरफ से उन्हें मदद जरूर मिलेगी। लेकिन जब इस तरह की लापरवाही अगर सरकारी अधिकारियों की ओर से सामने आती है तो फिर सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि आम जनता अब किसके पास जाए, क्या करे? या तो फिर वहां पर विवाद हो जाते हैं, खूनी संघर्ष हमें कई बार देखने को मिल जाता है, या फिर तो जिसके साथ नहीं होना चाहिए, जो आम नागरिक है, उसके साथ धोखाधड़ी सामने आती रहती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन इससे बचने के लिए, इससे रोकने के लिए क्या यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा सकते हैं, या फिर इस तरह के रूल्स बने हुए हैं लेकिन उन्हें फॉलो नहीं किया जाता? संदीप जी, नहीं, बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता मैम। पहले तो क्या है कि पहले रूल ही नहीं बनाए गए, पहले मैम रूल ही नहीं बनाए गए। और अब जो है रूल बने भी हैं तो आप एक, मैं इससे हट के एक बात करूंगा जो प्रैक्टिकल है। आपने रूल बनाया, आप किसकी बात करेंगे? आप सुपरटेक की बात करेंगे, आप दौर की बात करेंगे। ये इतने बड़े बिल्डर्स हैं, इनके पास इतने पैसे हैं कि ये टॉप के जो लॉयर्स होते हैं उनको उन्होंने पेरोल पर ले रखा है। आप कर लीजिए, क्या कर लेते हैं? हमारे पास ऐसे एक नहीं दर्जनों केस आते हैं जो कि परेशान लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी कमाई लगा रखी है, थाने में खड़े मिलते हैं और थाने वाला खुद परेशान कि मैं करूंगा क्या, सर जाऊंगा वो कुल मिलाकर ऊपर से फोन आ जाएगा, हमें हटना पड़ जाता है। अल्टीमेटली ये वैसी लॉबी है जिनके पास पैसे का इतना जबरदस्त पावर है कि आप एक्शन में जो कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं होना। एक आम पब्लिक जो एक्चुअल में आप समझ लीजिए कि एक मिडिल क्लास का आदमी जो एक फ्लैट परचेज करता है, उसकी कमर टूट जाती है फ्लैट परचेज करने में। लेकिन सवाल क्या उठता है, जो दस्यु साहब से धक्के खा रहा है और अगर किसी को मिल भी गया तो रजिस्ट्री के लिए धक्के खा रहा है। और इस बीच में उन अधिकारियों का क्या, वो अधिकारी आज भी उन सीटों पे हैं या उन सीट पे हट के किसी और सीट पे मलाई लेकिन क्या ये सारी चीजें सिर्फ अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, रेरा, इन सब पर डिपेंड है, या फिर डेवलपर्स को लेकर भी कोई यहाँ पर कदम उठाने होंगे, या फिर उन पर कोई कार्रवाई करनी होगी? क्योंकि अगर इतनी परियोजनाएं फंसी हुई है, 2000 जिसका आंकड़ा बताया जा रहा है, 5,08,000 से ज्यादा जो फ्लैट्स हैं वो फंसे हुए हैं, तो इस सब के पीछे सिर्फ अथॉरिटी जिम्मेदार या फिर डेवलपर्स को लेकर भी कोई ठोस कदम उठाने होंगे? जैसे कि अगर हम अभी बात करें तो डेवलपर्स को लेकर जो मास्टर प्लान लेकर आ रहे हैं, कई शहरों में वो मास्टर प्लान लाया जा रहा है जिसमें भोपाल, इंदौर और जबलपुर शामिल है। तो उस मास्टर प्लान में जो डेवलपर्स है, अगर वो कोई कॉलोनी बनाते हैं, कोई वहां पर मल्टी वगैरह वो बनाते हैं जमीन लेकर, तो एक वहां पर गाइडलाइन दे दी गई है कि आपको हरियाली वहां पर करनी होगी, बाउंड्रीज पे आपको पेड़ पौधे लगाने होंगे, इस तरह के। तो क्या इस तरह का कोई रूल एंड रेगुलेशन जो इस तरह के काम करते हैं डेवलपर्स, उनके लिए लाया जाना चाहिए? क्योंकि जिम्मेदार तो देखिए कहीं ना कहीं वही है, धोखे में लोगों को फंसाते हैं, आम जनता को फंसाते हैं, किसानों की जमीन पर ये सारा वो मल्टी खड़ी कर देते हैं। और उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो रही है, काफी सालों से वो लिए हुए हैं। तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए डेवलपर्स के लिए? जो लोग बिल्डर्स जो बना रहे हैं मल्टी, वहां पर कॉलोनियां बसा रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? इसका भी आप ये बिल्कुल ठीक कह रही है, एक प्लान होता है, सारी चीजें होती हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक बताऊंगा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की आप जहाँ बात कर रहे हैं,
मैं वहाँ पर एक केस में काम कर रहा था। वहाँ पर एक एरिया बता हुआ है गॉड सिटी, राइट? आप गॉड सिटी में जाएंगे, पहली डेवलपमेंट है और ये माना जाता है कि गॉड सबसे पहले जो है मुझे डिलीवर करता है। लेट करता है लेकिन डिलीवर कर देता है। मार्केट में एक उस टाइप का हुआ है कि गॉड मतलब सबसे बढ़िया बिल्डर कि दे तो देता है, बाकी लोग तो देंगे भी नहीं। अब इसमें आ जाइए, गॉड सिटी में जाइएगा तो वहां पर कई ऐसी जगहें हैं जैसे उनके एवेन्यूज डिवाइड है। एवेन्यूज में जब प्लान बनाया गया, मास्टर प्लान बनाया गया, तो उनको जो है दिखाया गया कि हम आपको एक बड़ा जो है वो देंगे, क्लब हाउस देंगे। उसके नाम पे पैसे लिए गए हर एक फ्लैट ओनर से। आज की डेट में उस जगह पे जाइएगा तो वो जगह कन्वर्ट हो गई होटल में। ऐसे ही जो क्लिनिक था वहां पर मल्टी लेवल आपको बिल्डिंगें मिल जाएंगे। ऐसे ही मैं बता दूं कि जो ये जितने भी आप एक बार सर्वे करा के दिखाइए मुझे, उसमें आपको ये पता चलेगा जो ग्राउंड फ्लोर है, जो फ्लैट है, स्टार्टिंग के इनके प्लान्स को देखिएगा तो वो वहां पर वो ओपन पार्किंग थी, जिसको बाद में फ्लैट में कन्वर्ट करा दिया गया। इसके लिए मैंने इसमें काम किया, वो गया मैं अथॉरिटी के प्लानिंग में, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमने कंसेंट ले रखा है फ्लैट ओनर से। जब मैं उन लोगों से मिला कि हमने कहा आप लोगों ने साइन अप करके दे रखा है, तो उन्होंने एक बात बताई, तभी सुनिएगा लोग क्या रहती है। ये जब आप फ्लैट खरीदने जाते हैं तो आपको हर एक चीजें ओके कर दी जाती है और उस टाइम पे आपसे एक पैसा मांग लिया जाता है, जो भी टोकन मनी, लाख 2 लाख रुपए आपने दे दिया। आपका फ्लैट है 1 करोड़ रुपए का, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए में दे दिया टोकन मनी। उसके बाद में जो पेपर वर्क होता है, जो 65 से 70 पेज की बात मैं कर रहा हूँ, लैंड आपसे साइन कराया जाता है, वो कंसेंट फॉर्म होता है। और अगर आप वो साइन नहीं करेंगे, उन्हीं इनके बताए हुए वर्ड हैं जो हमें बताया ऑनर्स में। हमने कहा आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा भैया अगर मैं नहीं करता हूँ तो वो हमारे पेपर ही नहीं देते हैं। हम चूंकि 10 लाख रुपए दे चुके हैं, हम लड़ने जाए तो क्या करें, वहाँ बहुत से पिस्टल लेके खड़े होते हैं। एक आम आदमी चाहे तो चाहे, हाँ, पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस स्टेशन हाथ खड़ा कर देता है। आप जाइए कोर्ट में, आप लड़ते रहिए उनसे, जितनी आपकी हैसियत नहीं उतनी गाड़ी में उनकी है, तो एक आम आदमी किसके पास जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस तरह से ये सच है। हाँ ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अथॉरिटी की बात हो गई, आम जनता की बात हो गई, तमाम चीजों की बात हो गई, लेकिन अब एक्चुअली जो ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, जो फ्लैट्स अटके हुए हैं, इनको लेकर अब क्या किया जाएगा भविष्य में? इन फ्लैट्स का, इन परियोजनाओं का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? क्या इन पर वापस काम किया जाएगा या फिर ये जो फाइलें लगी हुई हैं इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? क्या होगा इस जमीन का जिस पर मल्टियां बनाई गई हैं, जो फ्लैट्स अटके हुए हैं, उनका क्या किया जाएगा आगे? देखिए, जैसे मेरे हिसाब से क्या है कि जैसे अब आम्रपाली की बात करेंगे, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लेकर जो है दिया और एनबीसी की फाइनली उसको बनवा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव लेगी नहीं, क्योंकि अब मैंने उसकी बात को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। कहीं न कहीं बहुत सारी बातें होती हैं और इसके अलावा मैं एज खुद जर्नलिस्ट हूँ, खुद मीडिया का पर्सन हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बड़े लेवल में बनती है। लेकिन अब यही सवाल उठता है कि अगर जो है हम अपने प्रथम पृष्ठ पे बड़े बड़े जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के मतलब एडवर्टीजमेंट्स निकाल रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ लिखे तो लिखें कैसे और बोले तो बोले कैसे। तो सारी बातें ये हैं, कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ये है, नी लॉर्ड अगर कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे तो एक आम जनता को एक बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन उससे बहुत कठोर मतलब वाकई में बहुत कठोर कदम की जरूरत है, जहाँ पर इस बात का डर हो किसी डेवलपर को कि आप इस तरीके से आप लूट मचाओगे तो आप बचोगे नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के कदम तो उठाने ही होंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा यहाँ पर कि अगर इस तरह की लापरवाही डेवलपर्स की ओर से की जाती है तो उनके खिलाफ एक ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे कि ये डर आने वाले डेवलपर्स और बिल्डर्स के मन में भी बने कि अगर वो कोई गड़बड़ी करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इसी के साथ ये सच्चाई है, हैरान कर देने वाले ये जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं कि 2000 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अभी तक अटके हुए हैं, इतनी परियोजनाएं, और कुल जो फ्लैट्स की संख्या अलग अलग शहरों की आपको बता रहे 5 लाख से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फेलियर तो है ही, क्योंकि डेवलपर्स जिन पर भरोसा करके आम जनता उनके पास पहुंचते हैं, फ्लैट खरीदने की बात करते हैं, तो कई बार जैसे कि अभी
संदीप जी ने बीच में कहा था कि कई सारे फ्लैट्स तो ऐसे हैं जो 20-20 साल पहले खरीदे गए होंगे पर अभी तक उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई। तो ये जो लापरवाही डेवलपर्स की ओर से की जाती है और कहीं ना कहीं अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरफ से जो लापरवाही की जा रही है उनको लेकर भी ठोस कदम सरकार को उठाने होंगे और आम जनता को इससे निजात दिलाना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।